राम राम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि बाजार इतना ज़्यादा डाउन क्यों है। चाहे आप यूएस के बाजार को देख लो, अपने इंडिया के बाजार को देख लो या किसी और बाजार को देख लो, सारे बाजारों में बहुत बड़ी गिरावट पिछले 2-3 दिन में आपको देखने को मिल रही है। अभी रात के लगभग 10 बजे हैं, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और नेस्डेक आज भी लगभग 3% से ज़्यादा डाउन है और डाउ जोन्स भी लगभग 0.3% के आसपास डाउन है। और जापान का बाजार आप देखोगे तो और भी ज़्यादा डाउन है। तो पहले एक बार ना थोड़ा-सा बेस समझते हैं, क्योंकि देखो इस टॉपिक पे वीडियो तो आपने डेफ़िनेटली देख ही लिए होंगे। लेकिन ये वीडियो आप पूरा देखोगे तो आपके कुछ कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर हो जाएँगे। तो मैं चाहता हूँ कि आपके ना कॉन्सेप्ट क्लियर हों। बाज़ार क्यों गिर रहा है ये तो मैं 2 मिनट में बता सकता हूँ। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आने वाले समय में जब भी कोई गिरावट होगी या कुछ इस टाइप की चीज़ें होंगी, तो आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ, ये चीज़ें हमें समझ में आई हैं। सबसे पहले तो देखो, ये मैंने अभी चार्ट खोला हुआ है जापान के बाजार का, निक्केई इंडेक्स। जैसे अपने इंडिया में निफ्टी इंडेक्स है या सेंसेक्स इंडेक्स है जो बाजार को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे ही निक्केई जापान का इंडेक्स होता है, जैसे नैस्डैक या डाउ जोन्स यूएस के इंडेक्स होते हैं। तो ये अभी निक्केई का मंथली चार्ट है, नीचे आप देखो। तो मैं कुछ इंटरेस्टिंग डाटा आपको दिखाना चाहता हूँ। अभी ये देखो, यहाँ पे हम आए हैं और ये आप देखो, अभी जो 2024 में ये लेवल थे, यहाँ पे ये सेम लेवल आपको देखने को मिलेंगे दिसंबर 89 में। यानी कि पिछले 35 साल में, आज से 35 साल पहले बाजार जहां था, आज 2024 में वापस से बाजार वहां जाके पहुंचा है। उससे बीच के 35 साल में आप देखोगे तो बाजार में गिरावट रही, फिर साइडवेज रहा, फिर धीरे धीरे करके थोड़ा सा ऊपर गया। ठीक है। तो पिछले 35 साल में ऐसा क्या कारण था कि जापान का बाजार बढ़ा ही नहीं। देखो, उसके दो कारण थे। एक कारण तो आप ये समझिए कि यहाँ पे देखिए, ये था बाजार 82 में, सितंबर 82 में लगभग 7000 था ये इंडेक्स। उसके बाद 89 में ये बढ़कर 38,800 यानी लगभग 39,000 के आसपास हो गया। 7000 से आप देखोगे तो ये लगभग 5.5 गुना से ज्यादा हो गया। और कितने साल में? सिर्फ 7 साल में। 7 साल में कोई इंडेक्स 5.5 गुना हो जाए, सोचो ये कितनी बड़ी बात है। निफ्टी आप देखोगे तो लगभग 5 साल में डबल होता है, 5 साल में डबल। और 7 साल में आप देखोगे तो लगभग 1.2 से 1.4x तक होगा, और ये हो गया 5.5x। तो समझो कि कितना ज्यादा ओवर वैल्यूड हो गया था ये बाजार। दूसरा इसका कारण समझिए कि पिछले 35 साल में आप जापान में जो इन्फ्लेशन देखोगे ना, महंगाई देखोगे, वो बिल्कुल कांस्टेंट है। ठीक है। मान लीजिए कोई आज आपकी 10,000 रुपए सैलरी है और आपके घर का खर्चा आराम से चलता है। आने वाले 10 साल बाद भी आपकी सैलरी 10,000 रुपए ही रहे और महंगाई बिल्कुल भी ना बढ़े, तो आपको क्या दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो तब आती है कि महंगाई बढ़ती रहे और आपकी सैलरी ना बढ़े। तो मेन कारण यहीं पे था कि जापान में आप इंटरेस्ट रेट देखोगे, वो था 0% या फिर मैक्सिमम 0.25%। ठीक है। इससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट कभी बीच में जापान में रहा ही नहीं। जबकि अपने इंडिया में 6%, 7%, 8% तक इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है। सोचो, अगर आपने 100 रुपए जापान में रखे हैं तो आपको वो 10 साल बाद 100 ही रुपए मिलेंगे, या फिर हो सकता है वो 101 या 102 रुपए मिले हों। ठीक है। तो वहां पे इंटरेस्ट रेट 0% या 0.25% था, ना वहां पे महंगाई थी। ठीक है। तो इसलिए उनका बाजार भी पिछले 35 साल में इतना कांस्टेंट रहा। हालांकि देखो, यहाँ पे बाजार बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो गया था। अब क्या है, कंपनीज की अर्निंग तो डेफिनेटली बढ़ी होंगी। अब यहाँ पे आने के बाद हम ये नहीं बोल सकते कि बाजार उसी लेवल पे तो अब फिर उतना ज्यादा ओवर वैल्यूड है। लेकिन पैटर्न आप देखोगे तो डेफिनेटली बुकिंग तो आती है। जैसे आपने किसी भी कंपनी का चार्ट देखा हो, तो इस लेवल से मान लो नीचे से जिसने खरीदा होगा तो डेफिनेटली उसने ऊपर में जाके अभी प्रॉफिट बुकिंग की सोची होगी। ठीक है। ये तो चलो टेक्निकल बातें होगी। अब फिर बात करते हैं कि अब ऐसा क्या कारण है कि ये जापान का बाजार भी गिरने लग गया
और जापान की वजह से अमेरिका का बाजार, इंडिया का बाजार, ग्लोबली सारे बाजार गिरने लग गए। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है, तभी आपको चीजें क्लियर होंगी। वरना तो देखो, आपने चार्ट देख लिया या मैं ये बता दूं कि जापान की वजह से गिर रहा है, वहां पे महंगाई बढ़ेगी, ये हो गया वो हो गया, आपको ये ना पूरी ये साइकिल समझनी है, पूरा कॉन्सेप्ट समझना है। जैसे कि देखो, मैंने आपको बताया जापान में इन्फ्लेशन भी नहीं था, इंटरेस्ट रेट भी नहीं था। अब जापान में इन्फ्लेशन बढ़ी यानी महंगाई बढ़ी। महंगाई बढ़ती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ता है। हालांकि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने एक पिछली वीडियो में भी समझाया था आपको, अगर आप रेगुलर वीडियो देखते हो तो नहीं समझ में आया या आप भूल गए हो तो दोबारा से समझो। महंगाई बढ़ेगी तो उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा। देखो, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या होगा, दो चीजें होगी। एक तो जो भी मान लो आपने ईएमआई पे सामान लिया हुआ है, कुछ भी खरीदा हुआ है, उसकी आपकी ईएमआई बढ़ जाएगी। ईएमआई बढ़ेगी तो आपके पास सेविंग्स कम होंगी। सेविंग्स कम होंगी तो ऑब्वियसली आप चीजें कम खरीदोगे। चीजें कम खरीदोगे तो डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम होगी तो जो महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ी हुई थी वो कम हो जाएगी। डिमांड एंड सप्लाई वाला नियम आपको समझना बहुत जरूरी है, ये हर जगह आपको काम आएगा। मैं एक बार फिर से थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं, डिमांड एंड सप्लाई क्या है। डिमांड एंड सप्लाई किसी चीज की प्राइसिंग को डिफाइन करती हैं। किसी चीज की मान लो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई तो उसका रेट बढ़ जाएगा। किसी चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई तो क्या होएगा, उसका रेट डाउन आ जाएगा। जैसे किसान के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मार्च अप्रैल में जब गेहूं निकलता है तो हर किसान का गेहूं निकलता है, एकदम से सप्लाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। डिमांड तो कांस्टेंट है, डिमांड हालांकि थोड़ी बहुत तो बढ़ती है उस टाइम, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं बढ़ती जितनी की सप्लाई बढ़ जाती है। तो इसलिए किसान का क्या है कि प्राइस जो है वो कम हो जाता है। तो इसलिए किसान मांगता है कि मिनिमम सेलिंग प्राइस दे दो मुझे, कि ये मिनिमम है, इतने पे तो आपका सामान बिक ही जाएगा। ठीक है, नहीं तो आपने किसी को एमएसपी मांगते हुए देखा है, हर कोई अपने सामान को एमआरपी पे बेचता है। ठीक है, ये था डिमांड एंड सप्लाई का नियम, जो आपको समझना बहुत जरूरी है। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या होगा, जो भी आपकी ईएमआई चल रही थी उनके रेट बढ़ जाएंगे। उनके रेट बढ़ेंगे तो आपके जो सेविंग है वो कम हो जाएगी। सेविंग कम होगी, आपके पास पैसे कम होंगे जेब में, तो आप डिमांड कम कर दोगे। कुछ भी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप वही खरीदोगे। आप सोचोगे यार अभी पैसे नहीं है, ये चीज बाद में देख लेंगे। ठीक है, डिमांड कम होगी तो प्राइस डाउन होएगा। प्राइस डाउन मतलब महंगाई कम होगी। दूसरी चीज क्या है, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। मान लो बैंक में आपको पहले 5% मिलता था, अब वो बढ़ के 8% मिल रहा है, तो आप सोचोगे यार चलो बैंक में एफडी करवा देता हूं, अभी सही रेट मिल रहा है। तो आप चीजें थोड़ा सा कम खरीदने का सोचोगे कि यार बाद में खरीद लेंगे, अभी इंटरेस्ट रेट काफी बढ़ रहा है, अभी बैंक में एफडी करवा देता हूं। तो उससे भी क्या होएगा, आपकी डिमांड कम होएगी। डिमांड कम होने से फिर वही महंगाई कंट्रोल होएगी। और दूसरी चीज, जब बैंक आपको ब्याज ज्यादा दे रहा है, ठीक है, तो आप स्टॉक मार्केट में रिस्क क्यों लोगे। ठीक है, मान लो बैंक आपको 8% ब्याज दे, तो आप सोचोगे यार क्यों मेरे को रिस्क लेना है 10 12 15% के लिए, अपना बैंक में एफडी करके 8% ब्याज लेते हैं आराम से। पहले सोचो, जहां जापान में 0% इंटरेस्ट रेट मिलता था, यानी 100 रुपए आपने जमा करवा दिए एफडी में, तो आपको वो 100 रुपए ही मिलेंगे 10 साल बाद भी। हो सकता है थोड़ा बहुत कम भी मिल जाए, क्योंकि चार्जेस भी कुछ कटते होंगे। चार्जेस को आप नेग्लेक्ट भी करोगे तो वो 100 का 100 ही मिलेगा। अब मान लो इंटरेस्ट रेट बढ़ के 4 से 5% हो गया, तो आपको 1 साल बाद ही 100 के 105 रुपए मिल जाएंगे। कितना फर्क पड़ गया। तो सोचो, बाजार में लोग फिर क्या करते हैं, बाजार से पैसा निकाल के बैंक एफडी करवाने लग जाते हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ने से। बाजार से पैसा निकलेगा तो बाजार गिरेगा। अभी फिर बात ये आती है कि चलो जापान के बाजार से तो पैसा निकल गया, जापान के लोग फिर बैंक में एफडी करवा रहे होंगे, ठीक है, उनके पास पैसा कम बच रहा है, ईएमआई के रेट बढ़ गए होंगे। ये यूएस का बाजार और इंडिया का बाजार क्यों गिर रहे हैं, इनमें क्या दिक्कत होगी। तो अब इनकी दिक्कत आप समझिए क्या होता है। देखो, हर चीज को हम यूएस डॉलर से कंपेयर करते हैं, हर करेंसी को। जैसे इंडिया की मैं करेंसी को कंपेयर करूं, आज 83 रुपए $1 के बराबर हैं। अभी मैं इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से आपको समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। अभी मैं देखो जापान का एग्जांपल लेके समझने लग जाऊंगा तो आपको समझ में कम आएगा, क्योंकि हमें वहां की करेंसी की इतनी नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो आज क्या है,
₹83 इज इक्वल टू $1 है। मान लो जो ₹83 $1 के बराबर था, आज वो ₹75 $1 के बराबर हो गया। ठीक है, यानी हमारी करेंसी मजबूत होगी। ठीक है, मजबूत होने से क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि वहां की जो इन्वेस्टमेंट निकल के इंडिया में आई, यूएस की इन्वेस्टमेंट निकल के इंडिया में आई, तो क्या होगा, यूएस का बाजार गिरेगा। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल लेके समझाया है इंडिया का। तो ऐसे ही अब आप जापान से समझिए। अब जापान की करेंसी मजबूत हो रही है, तो इंडिया का पैसा, यूएस का पैसा, ये क्या होएगी, ये करेंसी वीक हो जाएंगी जापान की करेंसी के कंपैरिजन में। जापान की करेंसी स्ट्रांग होगी। जापान की करेंसी स्ट्रांग होगी, वहां पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, तो यहां से पैसा निकल के उधर जाएगा, तो यहां के बाजार गिरेंगे। ठीक है, दूसरा इंपैक्ट इससे क्या पड़ता है वो समझिए। जैसे मान लो कोई कंपनी है जो यूएस में काम करती है, इंडिया की कंपनी है, जैसे मान लो टीसीएस है। टीसीएस आईटी कंपनी है जो यूएस में काम करती है, यूएस के मान लो बैंक के लिए, कंपनियों के लिए। अब उसको पेमेंट मिलती है डॉलर में। मान लो उसको ₹83 $1 के हिसाब से पेमेंट मिलती है। ठीक है, यानी उसको मान लो $1 पेमेंट मिली, तो इंडिया में आके यानी उसने ₹83 कमा लिए। अब ये जो करेंसी थी ये ₹75 हो गई है। ₹75 इज इक्वल टू $1 हो गया है। उसको तो एक ही डॉलर मिल रहा है। पहले जब वो इंडिया में $1 लेके आ रहे थे तो वो ₹83 लेके आ रहे थे। अब वो लेके आ रहे हैं तो ₹75 लेके आ रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ये एक नेगेटिव चीज होगी अपने इंडिया के लिए। इंडिया की करेंसी तो एप्रिशिएट कर दी, हमने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, लेकिन जो एक्सपोर्ट कंपनियां हैं, जो एक्सपोर्ट का काम करती हैं, ठीक है, सामान यहां से अमेरिका भेजती हैं या अमेरिका में काम करती हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया टीसीएस का, तो पहले जो पैसा कमा रहे थे, अब वो पैसा उनका ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। वहां के हिसाब से कम नहीं हुआ, लेकिन वो यहां वो उस पैसे को लेके आएंगे तो वो पैसा कम हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, देखो आप एक चीज समझो, ये ऐसी चीज है जो गोल चक्कर में चलती है, महंगाई और इंटरेस्ट रेट। ठीक है, ये आप एक समझो, ये एक यहाँ पे कोई इंसान है और ये एक कुत्ता है। ये कुत्ता इस इंसान के पीछे लगा हुआ है। ये इस इंसान ने भागना शुरू किया, अपनी स्पीड में भागना शुरू किया, कुत्ता भी पीछे पीछे भाग रहा है। इनको ना एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करना पड़ेगा, ताकि ये जो गैप है ना, ये बहुत ज्यादा कम भी ना हो और बहुत ज्यादा बढ़े भी ना। अगर बहुत ज्यादा ये गैप बढ़ जाएगा तो इंसान को क्या करना पड़ेगा, रिलैक्स होना पड़ेगा, नहीं तो पता लगे ये भाग के वापस कुत्ते के नजदीक आ जाए। या फिर गैप इनका कम हो जाए तो इंसान को क्या करना पड़ेगा, तेज भागना पड़ेगा, ताकि कुत्ता उसको पकड़ ना ले। तो यही सेम चीज क्या है, राउंड राउंड इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट। इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, जैसे ही महंगाई बढ़ेगी इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। क्यों बढ़ाना पड़ेगा ये मैंने आपको समझा दिया। फिर जैसे ही महंगाई कम होने लगेगी इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाएगा, फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट को भी डाउन करना पड़ेगा। क्योंकि अभी जो इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट का आपने जो रिलेशन समझा, अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी, लेकिन उससे क्या होएगा, आपकी ग्रोथ बिल्कुल स्लो डाउन हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, डिमांड कम हो गई है। डिमांड कम होने से क्या होएगा, अगर मान लो मैं जूते बनाता हूं, मेरी शूज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसकी डिमांड ही नहीं रहेगी तो मैं क्यों जूते बनाऊंगा। आज मैं 10,000 जोड़ी जूते बनाता हूं और मेरे को पता है ये मेरे 10,000 जोड़ी जूते बड़ी मुश्किल से बिक रहे हैं, तो मैं अगले साल भी 10,000 जोड़ी बनाऊंगा। अगर मेरे जूते की डिमांड बहुत ज्यादा है, मेरे को पता है अगले साल 12,000 जूते मैं बनाऊंगा, तो मेरे आराम से बिकेंगे, तो मैं अगले साल 12,000 जूते बनाऊंगा। ठीक है, तो ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या होता है, स्लो डाउन आ जाता है, ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है, तो ज्यादा इंटरेस्ट रेट के भी अपने नुकसान हैं। तो उम्मीद है कि आपको कुछ चीजें समझ में आई होंगी यहां से। और एक बार मैं देखो आपको जापान का सिंगल डे में कन्वर्ट करके दिखाता हूं। ये देखो, ये मैंने डेली चार्ट में कन्वर्ट कर लिया है जापान का बाजार। तो यहां देखिए, ये जुलाई 2024 की बात है, 11-12 जुलाई की, जब ये 42,000 को क्रॉस कर चुका था, और अब देखो ये 31,000, 31,500 के अब आसपास आ चुका है। कब की बात है, सिर्फ 20 दिन पहले की। 20 दिन में वहां का बाजार इतना गिर चुका है। तो यूएस का बाजार भी गिर चुका है, इंडिया का बाजार भी गिर चुका है। और पीछे एक वीडियो जो मैंने बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि 10 से 15% का मार्केट में करेक्शन ड्यू है, वो कभी भी आ सकता है। उसमें मैंने एक चीज आपको स्पेशली बोली थी, अगर आपको याद है तो मैंने बोला था कि अगर बाजार गिरेगा तो मोस्ट लाइकली
वो बाहर के कारणों की वजह से गिरेगा, यानी उसमें ग्लोबल रीजन इन्वॉल्व होगा। इंडिया के रीजन देखो ऑलरेडी हो चुके थे, बड़े इलेक्शन थे लोकसभा के, उसके भी रिजल्ट आए, बहुमत से सरकार नहीं बनी, बाजार थोड़ा गिरा, रिकवर कर गया। ठीक है, सारी चीजें इंडिया के अंदर हो चुकी थी, लेकिन बाजार उतना ज्यादा नहीं गिरा था। तो कहने का मतलब ये था कि अब बाजार में बड़ी गिरावट आएगी तो वो ग्लोबल रीजन्स की वजह से आएगी, और ग्लोबल रीजन आया तो बाजार गिर रहा है। अभी कहां तक गिरेगा अभी किसी को नहीं पता है, उस पे हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अभी तो मैंने सिर्फ आपको रीजन समझाया है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर आपका कोई कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, नहीं तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।